Hello everyone and welcome back for our second lecture of IR spectroscopy, in which we are going to discuss about the calculation of the vibrational frequency and the factors affecting. हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आईआर एब्जॉर्प्शन के लिए। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर कर सकते हैं जिसमें हम केमिकल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्प्रिंग से। हम इन्हें स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे आर नॉट रिजिड इन द नेचर, और इसी वजह से हम केमिकल बॉन्ड्स को स्प्रिंग से डिनोट करते हैं। अब जब इन केमिकल बॉन्ड्स पर हम आईआर रेडिएशन को फॉल कराते हैं आईआर रेडिएशन सोर्स से, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है और वो रिजल्ट करते हैं स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस को। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में कि हर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को या हर वाइब्रेशन को हम आईआर सेंसिटिव नहीं कह सकते। देयर मस्ट बी सम सिलेक्शन रूल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसीडर करती हूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन को, तो हमारे पास 2 एटम्स होंगे क्लोरीन के। या मैं दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करूँ जिसमें मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लूँगी, तो इसमें भी 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, बट ये दोनों ही आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, द मॉलिक्यूल शुड बी पोलर इन नेचर, और पोलर होने की वजह से ही उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, और हम कह सकते हैं कि उस पर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। और जब ये मॉलिक्यूल आईआर एब्जॉर्प्शन शो करेंगे तो इनमें देयर इज सम चेंज इन द नेट डाइपोल मोमेंट, एंड दिस चेंज इन द डाइपोल मोमेंट रिक्वायर्स एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय द गिवन IR radiation. Along with this, we have also discussed that the molecule must not be centrosymmetric. उसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पे मैं आईआर रेडिएशन को फॉल कराऊंगी और आईआर का एब्जॉर्प्शन कराऊंगी, तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। ये एरो जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो भी नेट ओवर डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग विल कैंसल ईच अदर। तो हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का भी आईआर एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। द मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक इन नेचर। इन सभी का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास हमारे पास कुछ इस तरीके के केमिकल बॉन्ड्स हैं, लाइक OH बॉन्ड, द NH बॉन्ड, CH बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विल शो पीक्स इन द IR रीजन। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कुछ डाइपोल मोमेंट होगा वो आईआर को एब्जॉर्प्शन करेंगे, बट ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास आईआर में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन arises that how to calculate the frequency of IR absorption, and it is calculated by using Hooke's law. According to Hooke's law, the frequency is equal to 1/2 pi under root k upon mu. But we have already discussed in our previous lecture that in IR we measure the signals in the wave numbers. So for the wave numbers, the formula will become nu bar is equal to 1/2 pi c under root k upon mu, where c is the velocity of light in the vacuum, k is the force constant, and mu is the reduced mass, where mu can be calculated by using this formula, m1 into m2 divided by m1 plus m2.
Here in this formula we are able to see that the IR frequency is directly proportional to the force constant. Hence, if the force constant increases, then the frequency of absorption also increases. But in this formula we are also seeing that the frequency is inversely proportional to the reduced mass. इसका मतलब है कि अगर reduced mass बढ़ेगा तो frequency of absorption decrease होगी. एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और अगर हम फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को देखें तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 5 × 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर. डबल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो है 10 × 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो है 15 × 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर. तो हम ये देख पा रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है जहाँ पर हमने एरो शो किया है, और उसी सेम डायरेक्शन में हमारी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स, जो बढ़ती जा रही है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स. या हम कह सकते हैं कि द मल्टीपल बॉन्ड्स हैव हायर फोर्स कांस्टेंट वैल्यूज, दैट मीन्स द मल्टीपल बॉन्ड्स shows absorption at higher frequency. इसी के जस्ट अपोजिट अगर मैं रिड्यूस्ड मास की बात करूं तो जैसे जैसे आपका जो एटम्स का साइज़ है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होता जाएगा. अगर मैं कार्बन और ब्रोमीन के वेव नंबर्स की बात करूं तो इट विल टेक्स प्लेस एट अराउंड 650 सेंटीमीटर इनवर्स, बट अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करें तो ये हमें 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास मिलता है. तो बिकॉज द रिड्यूस्ड मास इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, दैट इसी की वजह से जैसे जैसे हमारा एटम्स का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती जाएगी. नाउ कमिंग टू द वेरियस फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जिसमें पहला जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. हमने दो टाइप के वाइब्रेशंस देखे थे, स्ट्रेचिंग और वाइब्रेशन, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन स्ट्रेचिंग दैन बेंडिंग. सो स्ट्रेचिंग band of bond appears at higher frequency or at higher energy. The second factor which will affect is the reduced mass, और अभी हमने डिस्कस किया कि reduced mass के साथ इन्वर्स रिलेशन है. reduced अगर मास बढ़ेगा तो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. The third factor is the force constant. फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसा कि हमने डायरेक्ट रिलेशन देखा है जो हमारे हुक्स फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है. और इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए हम दो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एसिड क्लोराइड एंड एल्डिहाइड. इन दोनों ही ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी फ्रीक्वेंसी, किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. एसिड क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ हमें क्लोरीन ग्रुप मिलेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी की वजह से कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और हम कह सकते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा या डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द एल्डिहाइड्स, जिसकी वजह से एसिड क्लोराइड का फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा नियर अबाउट 1790 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड द एल्डिहाइड का फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा नियर अबाउट 1720 सेंटीमीटर इनवर्स. इसका मतलब है कि -I इफेक्ट से फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. तो अगर हमारे कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा. नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है वो है रिजोनेंस,
और रिजोनेंस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसके एग्जाम्पल को कंसिडर करने के लिए हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स। और हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, बट अल्कोहल में कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं होता जिसकी वजह से वो कोई भी रिजोनेंस शो नहीं करता। और इसी की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो नियर अबाउट 1200 सेंटीमीटर इनवर्स होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स जो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं नियर अबाउट 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। और इस एग्जाम्पल से हम ये समझ पा रहे हैं कि रिजोनेंस कैन ऑल्सो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रिजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के लिए हम किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या किसी एरोमेटिक कंपाउंड को कंसीडर कर सकते हैं, और दोनों ही कंपाउंड में कॉन्जुगेशन कैन लोअर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड कॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। जो कॉज होगा कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ पर जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड पर जब हम एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। और इस कॉन्जुगेशन से देयर इज इंक्रीज इन द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो हमें कम फोर्स लगेगा वाइब्रेशन के लिए, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा, और फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो इट विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो an important factor affecting the vibrational frequency. The next important factor is हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम किसी भी पोलर कंपाउंड को कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम कंसीडरिंग अल्कोहल, और अगर हम किसी ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल को कंसीडर करें जिसमें फ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसकी जो पीक होगी वो बहुत ही शार्प होगी और नियर अबाउट 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगी। बट अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल ग्रुप को कंसीडर करेंगे तो उसकी पीक ब्रॉड होगी और हमें 3200 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच मिलेगी। सो ब्रॉड पीक रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पोलर मॉलिक्यूल्स, वेयर एज अल्कोहल ऑन डाइल्यूशन गिव शार्प पीक। बट एमीन्स के केस में ये नहीं होता। एमीन्स को कितना भी डाइल्यूट कर दिया जाएगा वो ब्रॉड पीक ही देंगे अगर उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। और अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि जो हमारी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उनकी जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो हाई होगा, और फोर्स कांस्टेंट हाई होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारी फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी हाई होगी। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के नेचर में द परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो this is all about the calculation and the factors affecting vibrational frequency. In the next lecture we will see what are the general values of absorption for different functional groups in IR spectroscopy. So this is all about this lecture. If you like this video, please do subscribe my channel and share with your friends. Thank you for your time.